मराठों के इतिहास के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। द ग्रेट मराठा, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से शिवाजी के वंश शाहू ने, जो शाहू का जो शासनकाल था 1707 से 1749 तक, शाहू ने अपने शासनकाल में और कुछ खास काम तो नहीं किया, बड़े बड़े पेशवाओं की नियुक्ति जरूर की, बस सही पद पर सही आदमी को बिठाया। यही शाहू की सबसे बड़ी काबिलियत थी और उसकी काबिलियत इतनी भारी पड़ी कि अंततः ये हालत हो गई कि अब पेशवा का पद ही प्रधान हो गया, सब कुछ हो गया और छत्रपति का पद बिल्कुल नगण्य हो गया और गौण हो गया। अब सारा काम धाम पेशवा हो गया और पेशवा ही मराठा संघ का प्रधान होता था, सारा काम वही का सारे करते थे। छत्रपति शाहू केवल नाम मात्र का अब छत्रपति रह गया था। शाहू का बस इतना रोल था कि बड़े बड़े पेशवा उसने सही समय पर नियुक्त किए और इसने जो सबसे पहले पेशवा नियुक्त किया था बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ आपको बताया था कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। और उसके बाद फिर उन्हीं के बेटे थे बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 1740। बाजीराव फर्स्ट बताया था कि मराठा साम्राज्य में सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं और सबसे वीर, व्यक्तिगत वीरता, चाहे सैनिक वीरता हो चाहे कूटनीतिक हो, हर एक मामलों में सारे पेशवाओं में सबसे महानतम पेशवा इन्हीं को माना जाता है। हालांकि बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो सबसे बड़ा काम था कि मुगलों का जो प्रभुत्व था, मुगलों का प्रभुत्व, हालांकि अंदर से तो मुगल बिल्कुल खोखले हो चुके थे, लेकिन उस खोखलेपन को जो उजागर करने का काम था वो बाजीराव ने किया था कि 1737 केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं और लाल किले पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो उसी वजह से मराठा की ताकत, एक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ी और मुगलों की प्रतिष्ठा ध्वस्त हुई, जिससे बाहरी हमलावर विशेष तौर पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके बाद उनके बेटे जो बालाजी बाजीराव थे 1740 में पेशवा बनते हैं। तो जो बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं तो ये भी अपने महान पेशवाओं की परंपरा में एक महान पेशवा थे, लेकिन इनके अंदर सैनिक जो क्षमता थी वो इनकी थोड़ी सी कम थी। जैसे कि ये लोग महान योद्धा थे, ये उतने बड़े योद्धा नहीं थे, ये कूटनीति के बहुत बड़े थे, डिप्लोमेसी इनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। और इनकी एक और बात थी कि बाकी जो पेशवा थे वो दक्कन की राजनीति यानी साउथ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, जबकि बालाजी बाजीराव थे उत्तर में ज़्यादा रुचि ले रहे थे। इनके उत्तर भारत का जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, अवध है, अब बंगाल, बिहार, अवध, दिल्ली, पंजाब, इन सब की राजनीति में इनका विशेष रूप से इंटरेस्ट हुआ करता था। अब यही इंटरेस्ट मराठों पर थोड़ा सा भारी पड़ा, थोड़ा नुकसान हुआ उनके इस इंटरेस्ट की वजह से मराठों को। खैर, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं का जो समय काल था कि मराठा साम्राज्य जो था, मराठा एम्पायर अपने सर्वाधिक बड़े क्षेत्र पर राज कर रहा था। मराठों में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मराठा पेशवाओं में, वो बालाजी बाजीराव का था। इनका जो सबसे पहला काम था कि इन्होंने जो छत्रपति का, अब तक एक नाम चलता था शाहू का, तो जब 1749 में शाहू की मौत हुई तो शाहू की मौत के बाद राजा राम द्वितीय छत्रपति बने और राजा राम द्वितीय थे, इन्होंने 1750 में एक संधि की थी, संगोला की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोला 1750। तो इस संगोला की संधि में इन्होंने राजा राम से की थी। राजा राम सेकंड जो शाहू के बाद छत्रपति बने थे। इसी ट्रीटी ऑफ संगोला यानी संगोला की संधि से क्या किया गया कि जो छत्रपति थे, छत्रपति की जो औपचारिक पद था उसको समाप्त कर दिया गया और पेशवा का पद ही प्रधान हो गया और पुणे ही था वो मेन राज दरबार बन गया। पहले क्या होता था कि छत्रपति जो सतारा में होता था तो सारे कार्यों के लिए छत्रपति नाम मात्र का ही प्रमुख था, लेकिन एक कानूनी प्रधानता छत्रपति की थी, काम सारे पेशवा ही करते थे। लेकिन इस संगोला की संधि से क्या हुआ कि छत्रपति की प्रधानता समाप्त होकर पेशवा की प्रधानता हो गई और अब वैलिड रूप से, यानी अब पहले नाम मात्र का था, अब कानूनी रूप से शासक हो गया पेशवा और छत्रपति का पद बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो इसी ने एक तरीके से कहिए कि शिवाजी के वंश को समाप्त करके पेशवाओं के वंश को आगे बढ़ाया। ठीक, चलिए अब इनके कुछ सैनिक अभियानों की, इनके समय की बात करते हैं। इनका जैसे कि बताया कि मुख्य लक्ष्य उत्तर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उत्तर था तो दक्षिण में इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। दक्षिण में जो सबसे बड़ी जो मराठों का जो चैलेंज था वो थे निज़ाम। तो निज़ामों ने मराठों को बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो इसी से निज़ाम से इन्होंने जो संघर्ष किया था 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, सिंदखेड़ का युद्ध। तो जो सिंदखेड़ का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सिंदखेड़ 1757 में, किससे हुआ था? निज़ाम से हुआ था।
तो इन निज़ाम से सिंदखेड़ की लड़ाई में इन्होंने निज़ाम को पराजित किया और निज़ाम को भी अपना आधा इलाका मराठों को सौंपना पड़ा और सर देशमुखी देने का वादा करना पड़ा। इन्होंने जो था बंगाल और मालवा की तरफ अभियान किया और 1742 में 1742 में बुंदेला शासकों को पराजित किया और बुंदेला शासकों को पराजित करके झांसी का जो विलय था, झांसी को भी मराठा साम्राज्य के अंडर में ये ले आए थे। ओरछा के बुंदेलों को उन्होंने हरा दिया और झांसी का विलय कर लिया। इन्होंने बंगाल पर भी हमले करने शुरू कर दिए। पहले इन्होंने क्योंकि बंगाल जब झांसी पर कब्जा हुआ, इधर उड़ीसा की तरफ से लोग बढ़ना शुरू कर दिए थे, तो इनकी जो सीमाएं थी बंगाल बिहार उड़ीसा से टच होने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने एक मराठा सरदार थे भास्कर पंत, तो भास्कर पंत को बंगाल में चौथ और सर देशमुखी की मांग करने के लिए मराठों की तरफ से भेजा गया। तो उस समय जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि भास्कर पंत की हत्या करवा दी। जब भास्कर पंत की हत्या हुई तो इस बात से नाराज हुए मराठे और सीधे सीधे रघुजी भोसले को भेजा गया 1744 में। और 1744 में रघुजी भोसले ने हमला कर दिया बंगाल पर। बंगाल को बुरी तरीके से लूटा, अलीवर्दी खां को पराजित किया गया और उससे भी चौथ और सर देशमुखी वसूला गया। उड़ीसा, इवन पूरा का पूरा बंगाल से जो उड़ीसा का प्रांत था वो भी मराठों को मिल गया था। उड़ीसा पूरा मराठों को मिल गया और बंगाल से चौथ और सर देशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। तो धीरे धीरे करके सबसे लड़ाई लड़ते लड़ते अब ये उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे और सभी राजाओं को लगभग इन्होंने पराजित किया था। तो इनकी ये नीति साम्राज्यवादी थी तो ठीक, इनके हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन इस नीति की वजह से ये जो लूटपाट ये लोग करते थे, इसकी वजह से अनावश्यक रूप से इन्होंने दुश्मन बहुत ज़्यादा भारत में बना लिए। जब मुश्किल समय आया तो किसी ने इन लोगों का साथ नहीं दिया था। तो शक्ति है तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल बड़ा भारी पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बालाजी बाजीराव थे। ये इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की और पैसे के लिए, मतलब धन प्राप्ति के लिए, चौथ सर देशमुखी के लिए इतना ज़्यादा इन्होंने दुश्मन बना लिए कि जब एक कड़े दुश्मन से सामना हुआ तो किसी ने उनकी मदद ही नहीं की। इसी चक्कर में, इसी आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस में मराठों ने दिल्ली की राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और ये दिल्ली में घुसना शुरू कर दी। सबसे पहले रघुनाथ राव, जो इन्हीं के भाई थे, रघुनाथ राव को दिल्ली की तरफ भेजा गया। रघुनाथ राव जाते हैं दिल्ली 1757 में, 1757 रघुनाथ राव। हालांकि ये रघुनाथ राव इनकी तरफ से अभियान जरूर करते हैं, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े विलेन भी यही रघुनाथ राव ही साबित होते हैं। उस पर आगे चर्चा करेंगे। खैर, रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाके कब्जा होता है मराठों का और फिर दिल्ली तक ठीक था, लेकिन रघुनाथ राव का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा था और दिल्ली से बढ़ते बढ़ते पंजाब पर चले गए। पंजाब पहुँचे तो पंजाब में उस समय जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था तैमूर, तो तैमूर को अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब का गवर्नर बनाया। तो जब तैमूर को रघुनाथ राव ने वहाँ से भगाया और वहाँ पर अदीना बेग को, जो उनका समर्थक था, 75 लाख रुपए के बदले में अदीना बेग को इन्होंने वहाँ का गवर्नर बना दिया। बाद में जब अदीना बेग की मौत हुई तो साबाजी सिंधिया पंजाब के गवर्नर बन गए। यानी अब पंजाब से लेकर उड़ीसा तक पूरा क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में सीधे सीधे आ चुका था। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि जब इसके बेटे को तैमूर को भगाया गया तो इस बात से नाराज हुआ अहमद शाह अब्दाली। उसने अपने दुरानी था वो, दुरानी की बहुत बड़ी सेना तैयार की और सेना तैयार करके वो सिंधु नदी पार करता है और सिंधु नदी को पार करके जो भारत की जो शक्तियाँ थी जो मराठों के खिलाफ थी, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, बंगाल का नवाब था, रुहेले थे, बंगश पठान थे, इन सबों को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और कहा कि भाई हम लोग मुस्लिम धर्म के नाम पर कि हम लोग मुसलमान हैं और एक हिंदू राज्य की जो हिंदू पातशाही की परंपरा को समाप्त करना चाहिए और धर्म के नाम पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जब इधर धार्मिक गुटबंदी होने लगी, सारे लोग सपोर्ट करने लगे अहमद शाह अब्दाली को, मराठों से दुखी थे ही ये लोग। तो फिर पुणे से जो बालाजी बाजीराव थे वो खुद तो नहीं आए, इन्होंने अपने बेटे विश्वास राव को सेनापति बनाया। हालांकि विश्वास राव केवल नाम मात्र का सेनापति था, मेन ताकत थी सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ जो था ये भी इनका भाई था, सदाशिव राव भाऊ ये इनके भाई थे।
तो सदाशिवराव को मुख्य सेनापति के साथ भेजा गया। मुख्य सेनापति इनका बेटा था विश्वासराव, और उसी के साथ एक मराठा सेना, बहुत बड़ी मराठा सेना दिल्ली की तरफ भेजी गई। मराठा सेना दिल्ली की तरफ भेजी गई। सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर जो अहमद शाह अब्दाली था, वो भी भारतीय शक्तियाँ जो थी, जो मराठों से नाराज़ थीं, जिनमें बंगाल का नवाब था शुजाउद्दौला, रूहेला सरदार था, हाफिज रहमत खान, सादुल्ला खां, दुंदी खां, इन सबों को मिलाना शुरू कर दिया। और नवंबर 1761 में, नवंबर 1760 में ये लोग पानीपत के मैदान में आमने सामने टिक गए। पानीपत के मैदान में एक तरफ मराठों की सेना और दूसरी तरफ दुर्रानियों की सेना, जो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे, वो लोग पहुँचे। नवंबर 1760 में पहुँच गए, लेकिन अभी लड़ाई नहीं शुरू कर रहे थे, क्योंकि दोनों पक्षों को पता था कि दोनों की सेनाएं बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली के पास सेना ज़्यादा थी, मराठों के पास भी अच्छी खासी सेना थी, लेकिन अब अहमद शाह अब्दाली की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि भारतीय शक्तियाँ उसको सपोर्ट कर रही थी। अहमद शाह अब्दाली को भारतीय शक्तियों का समर्थन मिल रहा था, इसलिए उसको युद्ध करने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि अपनी फौजों के लिए राशन और कुमुक और जो गोला बारूद और बाकी चीज़ें जो रसद होती है, वो उसको मिल रही थी। मराठे भी अभी आक्रमण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि आक्रमण के बाद स्थिति गंभीर होने वाली है, इसलिए उन्होंने भी आक्रमण से परहेज किया। नवंबर में ही ये लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन आक्रमण नहीं किया। सदाशिवराव भाऊ ने पेशवा के पास पूना में अपना संदेशा भिजवाया कि हमारी स्थिति गंभीर है और तुरंत पूना से एक सेना भेजी जाए जो हमारी सहायता करे। अब पूना से सहायता भेजना था पानीपत तक, और उस समय इनकी कुछ सेना जो थी वो निजाम से लड़ने के लिए दक्कन गई हुई थी। तो पूना कितने जैसे पेशवा ने संदेशा भेजा कि भाई हम आपके पास सहायता भेज रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था कि इतनी जल्दी सहायता पहुंच पाती। और मराठों ने हालांकि सहयोग इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर में इनकी सेना फंसी हुई थी और इनकी जो पुरानी लूट मार वाली नीति थी, तो भारतीय शक्तियां इनको सहयोग नहीं कर रही थी। मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू शक्तियों ने भी साथ नहीं दिया, जिसमें राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे सिख हो, इन लोगों ने कोई भी मराठों का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी को इन लोगों ने लूटा था। सबसे चौथ सरदेशमुख की वसूली थी, तो ये जो इनका लूट मार वाली पद्धति थी, ये मराठों पर भारी पड़ी। तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली रुका हुआ था, अहमद शाह अब्दाली को सारे सपोर्ट कर रहे थे और मराठों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। इनकी रसद समाप्त हो रही थी, खेमे में अनाज के दाने दाने को इनकी सिपाही मोहताज हो चुके थे। 13 जनवरी 1761 तक खुद मराठा जो सिपाही थे वो सदाशिव भाऊ के पास पहुंचना शुरू किया कि भाऊ हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, हमला करो, इनको मार दें या मर जाएं, भूखे मरने से अच्छा है लड़ के मरें। तो मराठा सेना के पास अनाज बिल्कुल समाप्त हो चुका था, और उसी निराशा के माहौल में सदाशिवराव भाऊ ने 14 जनवरी 1761 को आक्रमण किया, और इसी 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये जो पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बहुत भयानक लड़ाई लड़ी गई। पूरे दिन भर ये लड़ाई चली थी, बहुत मारकाट हुई, और शाम होते होते सारे मराठा सरदारों की हत्या कर दी गई और सब के सब मारे गए, लगभग सारे मारे गए, बहुत कम लोग बचे थे। और इस लड़ाई ने मराठों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। 28,000 तो इनके बड़े योद्धा मारे गए थे, जो योद्धा वर्ग थे, सैनिक। बाकी मौतें 75,000 के आसपास हुई थी, जो असैनिक थे, जो गुलाम थे, जो कारिंदे थे, जो महिलाएं थे, बच्चे थे, जो असैनिक लोग थे वो भी मारे गए थे। लगभग 75,000 मरे थे, जिसमें से 28,000 सीधे घुड़सवार योद्धा थे। और इनके जो भाई थे सदाशिवराव भाऊ, ये भी मारे गए। विश्वासराव, जसवंतराव, तुकोजी सिंधिया, पिल्लेजी साहब, सारे बड़े बड़े सरदार थे, सबके सब मारे गए। तो ये जो मराठों की पराजय होती है पानीपत के युद्ध में, ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा अचानक से, क्योंकि अब तक मराठा बताया कि भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर चुके थे, सबसे बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे, और अचानक से इन्हें अहमद शाह अब्दाली ने चोट पहुंचा दी। तो ये जो इस पानीपत की लड़ाई में भारत की धरती पर एक सबसे बड़ी भारतीय शक्ति को एक विदेशी शक्ति ने पराजित कर दिया।
ऐसा कैसे हो गया कि एक विदेशी शक्ति आती है और एक सबसे बड़ी भारतीय शक्ति को भारत की धरती पर हरा के चली जाती? तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर विश्लेषण हुआ कि आखिरकार मराठे हारे क्यों। तो जो पंडित काशीराज थे उस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, इतिहासकार के रूप में वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो पंडित काशीराज ने इस युद्ध में मराठों की पराजय के लिए सीधे सीधे सदाशिवराव भाऊ को ही उत्तरदायी ठहराया था। किसी भाव की क्योंकि भाव थोड़ा सा जिद्दी टाइप से, जिद्दी स्वभाव के थे और किसी की सुनते नहीं थे। बड़े बड़े मराठा सरदारों की अवहेलना करते थे। इन्हीं के समय मल्हारराव होलकर थे, बड़े बुजुर्ग और पुराने योद्धा थे। मल्हारराव होलकर जैसे पुराने योद्धा को सदाशिवराव भाऊ को समझता ही नहीं था, उनको बूढ़ा बेकार कहता था। और जब सैनिक रणनीति बनानी होती थी तो मल्हारराव होलकर को बुलाते भी नहीं थे। फाइनली आधी लड़ाई में मल्हारराव होलकर ने कह के कि अपनी सेना लेकर निकल ली, भाग लेके जाने दो, मरने दो इस समय। उनको पता था कि हारने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा अदूरदर्शी टाइप से थे। इवन जाटों ने जब रास्ते में जा थे, जाटों ने कुछ समय तक मराठों की मदद की। तो जाट राजा सूरजमल ने सदाशिवराव भाऊ को सलाह भी दिया था कि आप जा रहे इतनी भारी भरकम सेना लेके, ये भारी भरकम सेना ठीक है, आपकी सेना ठीक है, बहुत मजबूत है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास आपसे बड़ी ताकत है। तो इसलिए जो सेना की जो फालतू चीज़ें हैं, जो नौकर चाकर, औरतें, बच्चे, जो गुलाम और भारी भारी तोपें लेके जा रहे हैं, वो आप हमारे पास रखवा दीजिए, फिर वापसी में आप ले जाइएगा। क्योंकि ये जो लाव लश्कर आप लेके चल रहे हैं, आप सोचिए उसमें महिलाएं, बच्चे, पूरा मार्केट और उनके गुलाम, नौकर चाकर सब कुछ चलता था, भारी भारी तोपें चलती थी। तो उसने कहा कि भाई अपने भारी चीज़ें आप हमारे पास छोड़ जाइए ताकि आपकी सेना का वजन कम रहेगा और फुर्ती से आप लड़ पाएंगे। उसकी सलाह भी सदाशिवराव भाऊ ने नहीं मानी। फाइनली जाटों ने भी साथ छोड़ दिया। सिखों से मदद की गुहार ये लगा। एंड टाइम पर सिखों को लूटा करते थे। जब समस्या आई तो सिखों से मदद की इन्होंने मांग की, सिखों ने भी कोई मदद नहीं की। राजपूतों से लगातार ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो सदाशिवराव भाऊ का जो जिद्दी स्वभाव था वो भी एक बड़ा कारक माना जाता है। लेकिन केवल वही एक कारक नहीं था, और भी कई सारे कारक थे, जिसमें सबसे पहली बात जो रणनीतिक भूल थी। रणनीतिक भूल का मतलब है कि जैसे मराठे जो थे, जो महाराष्ट्र में जो लड़ाई होती थी, छत्रपति शिवाजी का जो युद्ध करने का जो तरीका था, जो बाजीराव फर्स्ट का युद्ध करने का तरीका था, तो ये लोग छापा मार लड़ाई लड़ते थे। अब छापा मार लड़ाई में क्या होता था कि अचानक से पीछे से छुप के हमला करते थे, लूटपाट करते थे, मारे काटे, फिर भाग लिए। छोटी छोटी सेना इनकी होती थी तो बहुत फुर्ती से होते थे, अचानक से बहुत तेज़ी से हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में जाके छुप जाते थे। तो ये दक्कन का पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ पर इनको छुपने में और भागने में और अचानक से हमला करने में सुविधा होती थी। ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर चले आए। अब उत्तर में बिल्कुल मैदानी क्षेत्र, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई। अब इनको पहाड़ियों में घुस कर लड़ाई लड़ने की आदत थी, आमने सामने के खुले मैदान में लड़ने की आदत थी ही नहीं। और दूसरी बात कि जो छापा मार युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे इनको तुरंत हमला करके तुरंत बहुत लंबे समय तक लोग नहीं लड़ते थे। जैसे 100 मीटर की रेस होती है तो 100 मीटर की रेस में जो धावक होता है वो 100 मीटर तक खूब जोर लगा के दौड़ता है, लेकिन उसी को 1000 मीटर दौड़ा देगा तो थक जाएगा बेचारा। तो वही ये थे कि ये 100 मीटर वाले थे, कि ये थोड़ी देर, आधे घंटे की झड़प वाले थे। और पानीपत की लड़ाई में लड़ाई दिन भर चली गई थी। अब दिन भर चलने में तो पस्त हो गए लड़ने में। और तीसरी बात कि जनवरी का मौसम था। महाराष्ट्र में, दक्कन में ठंड उतनी ज़्यादा पड़ती नहीं थी, इस बात का अंदाजा इनको नहीं था। लड़ाई हुई 14 जनवरी, खिचड़ी के दिन, पानीपत, हरियाणा, जम के ठंड पड़ती और ये बेचारे लोग धोती पहन कर लड़ रहे थे। ठंडी के मारे भी हालत ख़राब थी। और तीसरी चीज़ थी कि इनका जो तोपखाना था टेक्निकली वो बहुत पिछड़ चुका था। हालांकि मराठों का जो तोपची था इब्राहिम खां गार्दी, ये अफगान था। ये बहुत अच्छा तोपची था, बहुत शानदार तोपची था। यूरोपियों से इसने पूरी टेक्निक सीखी थी। लेकिन इब्राहिम खां गार्दी का जो तोपखाना था बहुत भारी था। पुराने ज़माने वाले हैवी बड़ी बड़ी तोपें जो हुआ करती थी मुगलों के टाइम की। अब क्या था कि हल्की तोपों का ज़माना था और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि छोटी तोपें ली और उनको ऊँटों की पीठ पर बंधवा दिया। अब ऊँटों की पीठ पर तोपें बंधी होती थी तो मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाता था। तो हल्की हल्की तोपें खूब घूम घूम के वार करती थी। और अहमद खां गार्दी का बड़ा तोपखाना था लेकिन वो एक जगह टिका रहता था, तो सेना अगर सामने से हट गई तो तोप को घुमाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये बड़ी समस्या थी। तो रणनीतिक रूप से भी कई सारी भूलें हुई और टेक्निकली भी ये लोग कई सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से पानीपत का भारी विनाश होता है। इसी का जो संदेशा जब पेशवा को दिया गया और इसके कूट वर्ड में एक व्यापारी ने मैसेज भेजा था कि 2 मोती विलीन हो गए,
22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, गायब हो गई। चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती कि तांबे और चांदी के कितने सिक्के गायब हो गए। 2 मोती यानी इनके भाई सदाशिवराव भाऊ और बेटे विश्वासराव। 22 सोने की मोहरें यानी 22 बड़े मराठा सरदार, और बाकी छोटे मोटे तो इतने गए कि पता भी नहीं चला। पूरी की पूरी कहा जाता है कि मराठों की एक पीढ़ी खत्म हो गई। हालांकि इस भयानक दिन यानी 14 जनवरी 1761 को भयानक दिन था। मराठों की पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई, सब मरे। लेकिन इसी दिन दो व्यक्ति बच गए थे। उसी लड़ाई के मैदान में घायल होकर पड़े हुए थे, उनके ऊपर लाशों का ढेर लग गया। बदकिस्मती से वो घायल हुए, मरे नहीं। एक थे महाजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। ये दोनों बचे, यानी मारे तो बहुत गए, बचे जो ये दोनों महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। आगे चल के इन दोनों ने लगभग 40 सालों तक मराठों की सत्ता को फिर से बढ़ाया। यानी जो मरा तो मरा, लेकिन जो बचा था बहुत काम के लोग बचे। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस दोनों बच गए थे, तो जो बचे उन्होंने मराठों के लिए बहुत काम किया था। ठीक, चलिए अब इस जो पानीपत की लड़ाई है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, इसका असर क्या हुआ, यानी इसका प्रभाव क्या हुआ। पानीपत की लड़ाई का केवल तत्कालिक प्रभाव था, यानी तुरंत का प्रभाव था, बहुत दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उधर अफगानों की राजनीति बहुत उलझी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली पानीपत की विजय के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसको वापस लौटना पड़ा। यानी अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया और मराठे अपने क्षेत्र में वापस चले आए। फिर से मराठों ने अपना सर उठाया और फिर से भारत के 8-10 सालों में फिर से अपनी व्यवस्था बढ़ानी शुरू कर दी और फिर से भारत के सबसे बड़े हिस्से पर मराठों का राज हो गया। यानी केवल मराठों को एक झटका लगा था, 75,000 लोग मरे, इसके अलावा और कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ। तो ये पानीपत की जो लड़ाई है वो क्षेत्र की दृष्टि से ऐसा नहीं कि किसी ने कब्जा कर लिया, कोई बहुत खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अहमद शाह अब्दाली को भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, वो वापस लौट गया और मराठों ने भी कुछ समय बाद अपनी शक्ति को रिवाइव कर लिया और फिर से उठ खड़े हुए। तो डायरेक्टली नुकसान या फायदा, डायरेक्टली फायदा तो किसी को नहीं हुआ, इनडायरेक्टली फायदा हुआ थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी कौन थी उस समय? उस समय थर्ड पार्टी थे अंग्रेज, जो इस युद्ध में पानीपत की लड़ाई में कहीं भी दिखाई नहीं देते। अंग्रेज कहीं भी नहीं थे, बावजूद इसके इस पानीपत की लड़ाई का सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि जिस समय पानीपत की लड़ाई में मराठे और अफगान भारत में अपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उससे ठीक पहले प्लासी की लड़ाई में बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और जो उनका एक गवर्नर था, सेनापति था, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिस समय ये लड़ाई चल रही थी 1761 में, रॉबर्ट क्लाइव उस समय लंदन जा रहा था और लंदन जाके अपने प्राइम मिनिस्टर चौदम को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर ब्रिटिश सरकार हमें सहयोग करे तो भारत पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और भारत को नियंत्रित करने की वो नीति बना रहा था। यानी जिस समय ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी समय क्लाइव लंदन में बैठ के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के भारत पर कब्जे की रणनीति डिस्कस कर रहा था। और जब दोबारा वो अंग्रेज वापस लौटे, तब तक मराठों ने दोबारा शक्ति बढ़ाई, लेकिन तब तक अंग्रेज इस स्थिति में आ चुके थे कि मराठों को हरा सकते थे। यही स्टेटमेंट सिडनी ओवन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पानीपत की लड़ाई से मराठा शक्ति कुचल दी गई। यानी उसने कहा कि मराठों को दैत्य कहता था कि मराठा दैत्य इतनी अच्छी प्रकार से कुचल दिए गए कि कुछ समय तक वो सोए रहे, और जब दोबारा मराठा दैत्य ने अपना सर उठाया तब तक अंग्रेज इस स्थिति में आ चुके थे कि उनको दबा सकते थे। यानी इस पानीपत की लड़ाई ने अंग्रेजों को वो गैप दे दिया कि वो भारत पर कंट्रोल कर सकते थे। यानी इनडायरेक्टली फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि मराठे कमज़ोर पड़े और फिर 8-10 सालों में जब तक रिवाइव करते तब तक अंग्रेज आ चुके थे। सबसे अच्छा कमेंट इस पानीपत की लड़ाई पर आर.बी. सरदेसाई ने लिखा है। आर.बी. सरदेसाई ने लिखा कि इस पानीपत की लड़ाई ने ये तो फैसला नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन ये जरूर फैसला कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। यानी उन्होंने कहा कि और कोई भी भारत का भाग्य विधाता हो सकता है, कम से कम अब मराठे तो भारत पर शासन नहीं करने जा रहे हैं। यानी पानीपत की लड़ाई में ये तो फिक्स हो गया कि कौन शासन, अरे ये तो नहीं फिक्स हुआ कि कौन शासन करेगा, लेकिन ये जरूर फिक्स हो गया कि मराठे भारत पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में ये होगा कि जब मराठों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना नहीं,
जब वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो देश कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसी ने मराठा प्रभुसत्ता थी उसको चोट पहुंचाई। हालांकि मराठों ने क्षेत्र के स्तर पर फिर से रिवाइव किया जरूर, लेकिन ये फिक्स हो चुका था कि अब अंग्रेज आ रहे हैं और अब मराठा पूरे भारत के स्वामी नहीं बनने वाले। ठीक, तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इस पानीपत की लड़ाई ने बहुत जोरदार असर दिखाया। और उससे बड़ा असर ये हुआ कि इसी से इतने दुखी हुए पेशवा कि उसी दुख में इसी साल के अंत तक जाते जाते पेशवा की मृत्यु हो गई। तो जब इस पेशवा की मृत्यु हुई तो फिर इनके छोटे से बालक को अगला पेशवा बनाया गया, पेशवा माधवराव। तो चौथे पेशवा बने पेशवा माधवराव। अब ये जो पेशवा माधवराव थे 1761 से 1772 रहे, 72 तक रहे, एक और साथ हो जाएगा 1772 तक रहे। पेशवा माधवराव बहुत कम उम्र में बने थे, लेकिन ये भी अपने पूर्वजों की तरफ बिल्कुल योग्य पेशवा थे। पुनः पेशवा के प्रतिष्ठा को, मराठों की प्रतिष्ठा को बहाल करने की कोशिश की। निजाम और मैसूर को हराया। हैदर अली उस समय मैसूर का साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। हैदर अली को इन्होंने पराजित किया और निजाम और मैसूर को, यानी हैदराबाद और मैसूर को मराठों को चौथ देने के लिए विवश किया। इन्होंने ही फिर से दिल्ली की राजनीति में इंटरफेयर किया और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बैठाया। उसके लिए सिंधिया को इन्होंने भेजा। महाजी सिंधिया जाते हैं और दिल्ली पर जाके मराठों का फिर से कब्जा हो जाता है और मुग़ल बादशाह को मराठों ने पेंशन देनी शुरू कर दी। यानी फिर से दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? मराठों का। लेकिन इनके समय दिक्कत ये हो गई कि जो बालाजी विश्वनाथ के जो भाई थे रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव पेशवा के पद पर अपना दावा करने लगे कि भाई हमें पेशवा बनना है, भाई साहब की मौत हो गई, हमें पेशवा बनाइए। तो रघुनाथ राव ने साम्राज्य बंटवारे की बात कही, लेकिन माधवराव इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और माधवराव वाकई बहुत योग्य योद्धा थे। इन्होंने फिर से, कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य को फिर से इन्होंने स्थापित कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि 1772 में अचानक से टीबी हुई और टीबी से माधवराव की मौत हो गई। बहुत कम उम्र में, बताया कि जितने बड़े पेशवा थे बहुत जल्दी मर जाते। तो जब टीबी से अचानक से माधवराव की मौत हुई तो कहा जाता है कि माधवराव की जो मौत हुई इसने मराठों को पानीपत की लड़ाई से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस माधवराव की मौत से रघुनाथ राव की जो सत्ता लिप्सा थी, यानी फिर से वो शासक बनने की कोशिश करने लगे, फिर से वो पेशवा बनने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाकी मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव की नहीं चलने दी और इनके भाई थे नारायण राव को पेशवा बना दिया। यानी माधवराव की मृत्यु के बाद अगले पेशवा कौन बने? नारायण राव। इन्हीं के भाई थे 1772 से 1773। ठीक, तो इन्हीं के भाई थे, तो इनको बनाया गया। लेकिन क्योंकि रघुनाथ राव नाराज थे, खुद पेशवा बनना चाहते थे, तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि नारायण राव की हत्या कर दी, मार दिया कि हमको पेशवा बनना है। अब ये पेशवा बनने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन बन नहीं पाता बेचारा ये। तो जब इनकी मौत हुई, नारायण राव की हत्या कर दी, फिर से वो पेशवा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो बाकी मराठा सरदार थे उन लोगों ने रघुनाथ राव की साजिशों को नाकाम कर दिया और नारायण राव जो पेशवा थे, इनकी मृत्यु के बाद, हालांकि इनका कोई बेटा उस समय नहीं था, लेकिन इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। इनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ, माधव नारायण राव को इन लोगों ने पेशवा बना दिया। यानी इन्हीं का एक बेटा पैदा हुआ, माधव नारायण राव। एक साल बाद वो बना था, 1774 से लेकर 1794 तक था। तो जो माधव नारायण राव था 94 या 95 तक कह सकते हैं इसको, तो इसका जन्म रघुनाथ नारायण राव की मौत के बाद हुआ था, क्योंकि इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जब मौत हुई तो ये क्योंकि बच्चा था, अभी नाबालिग थे, अबोध बालक थे, तो इस समय मराठा फेडरेशन अपने आप को इकट्ठा करती है। जो प्रमुख मराठा सरदार थे इन्होंने एक काउंसिल बनाई जिसको कहा जाता है 12 भाई काउंसिल। 12 भाई काउंसिल। तो इस 12 भाई काउंसिल से क्या हुआ, इसी के हेड थे नाना फडणवीस।
तो नाना फडणवीस बताया था जो पानीपत की लड़ाई में बच गए थे, तो इन्होंने 12 भाई काउंसिल बनाई और इस 12 भाई काउंसिल ने इनको पेशवा बना के फिर मराठा सत्ता को 12 भाई काउंसिल संभालना शुरू कर देती है और रघुनाथ राव के साजिशों के लोग नाकाम कर देते हैं। रघुनाथ राव लगातार संघर्ष करता रहता है लेकिन नाना फडणवीस उसकी चलने नहीं देते। इस बात से रघुनाथ राव नाराज हो जाता है और पूना छोड़ता है। अब सोचिए, अब गद्दी हासिल करने की लड़ाई शुरू हो गई मराठों में। पूना छोड़ के ये चला गया बम्बई और बम्बई में जाके इसने जो अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जाके शरण ले ली और उसने कहा कि भाई आप हमें मदद कीजिए, हमें पेशवा बनाइए। अब अंग्रेज क्योंकि उस समय अभी इंतजार कर ही रहे थे, भारत में सत्ता विस्तार की कोशिश कर ही रहे थे, जब सत्ता विस्तार की कोशिश कर रहे थे मौका मिल नहीं रहा था, मौका दिया रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव चला गया कहाँ? बम्बई, और मुंबई जाके इसने संधि कर ली 1775 में, सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। और इस सूरत की संधि से बम्बई प्रेसिडेंसी ने यानी अंग्रेज़ों ने शरण दे दी रघुनाथ राव को और अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव के पेशवा बनाने के लिए अपनी सैनिक मदद रघुनाथ राव को दे दी। और इसी से अंग्रेज़ों की मदद से रघुनाथ राव ने पुणे पर आक्रमण किया और यहीं शुरू होता है एंग्लो मराठा वॉर। यानी रघुनाथ राव जब मुंबई भागते हैं तो उसी से कंडीशन बनती है किसकी? आंग्ल मराठा युद्धों की। तो अब शुरू हो जाता है एंग्लो मराठा वार। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा युद्ध, ये चला था 1776 से 1782 तक, 1776 टू 1782। तो हालांकि कुछ लोग इसका टाइम पीरियड 75 से भी मानते हैं कि जैसे ही संधि हुई तैसे, लेकिन कुछ समय बाद ये सेना इनकी गई थी। तो जब ये एंग्लो मराठा वॉर जब शुरू हुआ, 75 लिख ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एग्जैक्टली लड़ाई जो थी वो 76 में शुरू हुई थी। किताबों में आपको 75 मिलेगा जब सूरत की संधि हुई थी। खैर, तो जब संधि युद्ध शुरू हुआ तो 12 भाई काउंसिल के जो नाना फडणवीस थे उस समय महाजी सिंधिया थे और बड़े बड़े सेनापति थे, इन लोगों ने अंग्रेज़ों को बड़ी जोरदार टक्कर दी। हालांकि जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये अंग्रेज़ों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने शुरू किया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले नहीं चाहते, बंगाल प्रेसिडेंसी वाले की लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात मानी और लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की टक्कर पर छूटी। मराठों ने कई जगहों पर अंग्रेज़ों को पराजित किया क्योंकि अंग्रेज़ों को भी मराठों की शक्ति का अंदाजा नहीं था और मराठे इस पहली लड़ाई में भारी पड़ रहे थे। लेकिन उस समय मराठों के एक प्रमुख सरदार थे महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया की नाना फडणवीस से थोड़ी सी टेंशन हो गई। अब वो चाहते थे मराठा संघ की अध्यक्षता। तो महाजी सिंधिया ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को हराने की बजाय इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की और उन्होंने एक संधि करवाई। 1782 में 1782 में होती है सलबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सलबाई। इस सलबाई की संधि थे जो पहला जो एंग्लो मराठा वार था, पहला आंग्लो जो मराठा युद्ध था, ये समाप्त होता है। इस सलबाई की संधि में अंग्रेज इस बात को स्वीकार करते हैं कि माधव नारायण राव ही पेशवा बने रहेंगे और लगभग ये बराबर की संधि होती है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लोग वापस कर देते हैं। और इस संधि से अंग्रेज भी जल्दी ही संधि करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज भी इस लंबी लड़ाई से ऊब चुके थे। और दूसरे, उस समय अंग्रेजों की मेन टेंशन उसमें मराठे नहीं थे क्योंकि उस समय दक्षिण में जो मैसूर राज्य था, मैसूर का हैदर अली अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। तो मैसूर से निपटने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि पहले मराठों से युद्ध संधि कर लेते हैं तो फिर मैसूर से निपटेंगे। तो यही संधि कर ली गई सलबाई की संधि। और यही सलबाई की संधि 20 सालों का समय मिल गया अंग्रेजों को। ठीक, 20 साल तक अंग्रेजों ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी मैसूर को हराने में, क्योंकि भारत में अंग्रेजों को जो सबसे कड़ी टक्कर दी थी मैसूर ने सीधी टक्कर दी थी। अब मैसूर से 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसको आगे एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैसूर को हराने के लिए अंग्रेज मराठों से लड़ाई रोक दी। तो 20 साल के लिए रुके। अब 82 के बाद अंग्रेजों ने फोकस कर दिया मैसूर के ऊपर और मैसूर से लड़ते भिड़ते मैसूर को हराना शुरू कर दिया। इधर मराठे 12 भाई काउंसिल में अपना अफसर फटवल इनका शुरू हो चुका था, आपस में लोग उलझना शुरू हो चुके थे, लड़ाई झगड़े आपस में इनके शुरू हो चुके थे। और जो नाना फडणवीस थे ये हालांकि अपना कंट्रोल किए हुए थे। अब नाना फडणवीस का शासन में कंट्रोल इतना ज़्यादा था कि जो माधव नारायण राव था इसने 1795 में नाना फडणवीस के मनमानियों से तंग आके आत्महत्या कर ली। यानी इसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया।
कि वो अपने मन से काम करना चाहता था, बड़ा हो चुका था, नाना फडणवीस तो उसको कुछ करने नहीं दे रहे थे, तो इसने सुसाइड कर लिया। जब इसने सुसाइड किया तो अगले पेशवा बने बाजीराव सेकंड, छठे थे ना। अगले पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव सेकंड। अब ये जो बाजीराव सेकंड बनते हैं, इन्होंने समझ लीजिए कि मराठों को बिल्कुल कहते हैं ना एकदम कबर इन्होंने खोद भी दिया और ढक भी दिया। ऐसा नहीं केवल कबर खोदा, पूरा काम किया इन्होंने। यानी मराठों की जो अंतिम कबर खुदी इन्होंने खोदा था। 1795 से लेके 1818 तक ये रहे। और बाजीराव, और इन्हीं के समय जो मराठा था 12 भाई काउंसिल, ये एक तरीके से टुकड़ों में बंटता है। और अब मराठे एक ताकत नहीं रह गए थे, मराठे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब है कि अब मराठे एक राष्ट्रीय शक्ति न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में वो लोग शासन कर रहे थे, जिसमें था बड़ौदा। तो जो बड़ौदा था, बड़ौदा के शासक जो थे वो गायकवाड़। फिर था ग्वालियर, ग्वालियर में जो थे सिंधिया, सिंधिया में जो माधवराव महाजी सिंधिया थे, तो महाजी सिंधिया ही जो थे, इन्होंने सिंधिया राज्य की अलग से स्थापना की थी। फिर नागपुर में आए भोसले, ठीक। तो जो भोसले थे, भोसले की हालांकि पेशवाओं से उतनी ज़्यादा पटे नहीं, ये सबसे अलग होते थे, ठीक। फिर इसके बाद आए इंदौर, इंदौर के थे होलकर, जो अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, इसे होलकर घराने के थे। तो ये सरदार अलग अलग बटे। उधर पूना था, तो पूना में पेशवा थे, पूना में थे पेशवा, उधर सतारा में छत्रपति थे। तो ये 5 अलग अलग शक्तियों में लोग बट गया। बड़ौदा में गायकवाड़ थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, नागपुर में भोसले थे, इंदौर में होलकर और पूना में पेशवा। ये 5 शक्तियाँ अब एक मराठा फेडरेशन के रूप में अलग अलग काम करने लगे। पेशवा नाम मात्र का हेड रह गया था, कंट्रोल किसी पर नहीं था, सब अलग अलग काम कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा इस लायक नहीं था कि कोई इसकी बात सुनता। तो अब सब एक दूसरे से अलग हो चुके थे और अब लग चुका था कि मराठों का पतन होने ही वाला है। इसी दौर में मराठों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि 1790 से लेके जो 1900 का दौर था, इसमें मराठों के जो बड़े बड़े नेता थे उन सब की मृत्यु हो गई, जिसमें अहिल्याबाई होलकर थी, जिसमें महाजी सिंधिया थे, महाजी सिंधिया की भी मृत्यु हुई। और फिर फाइनली सन 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई। तो जब सब 1800 में नाना फडणवीस की मौत हुई, तो अब मराठों का संकट और गहरा गया। अब ये लोग एक न होके अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि अब जो एक करने वाले थे नाना फडणवीस, वो अब नहीं रह गए थे। तो उनके मरने की वजह से समझ लीजिए कि मराठों की जो शक्ति थी वो बिल्कुल टूट गई, क्योंकि महाजी सिंधिया पहले मर चुके थे 1794 में, 95 में जो थे ये अहिल्याबाई, और फिर सन 1800 में नाना फडणवीस। तो इसकी वजह से अब ये लोग बिल्कुल अलग अलग हो चुके थे और इनमें भी आपस में नहीं बनते थे, कि बस समझ लिए कि थोड़ा बहुत जो थे वो सिंधिया और भोसले थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, बाकी सब में आपस में नहीं बनती थी। उसी टेंशन में जो पेशवा थे, पेशवा ने फिर से अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और पेशवा ने क्या किया कि अपने बाकी जो सहायक लोग थे उन पर दबदबा बनाने की कोशिश की। उस चक्कर में बाकियों ने हमला कर दिया। तो ये पूना पर हमला कर दिया इंदौर में। तो बाजीराव चले गए फिर से 1802 में अंग्रेजों की शरण में, और इन्होंने अंग्रेजों से कर ली बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन। यानी इनके आपसी संघर्ष में पेशवा कहाँ चला गया? 1802 में अंग्रेजों के पास, और सिंधी की बसीन की संधि। और ये जो बसीन की संधि थी, ट्रीटी ऑफ बसीन, तो ये जो बसीन की संधि थी, ये एक तरीके की सहायक संधि थी, सब्सिडियरी अलायंस थी। यानी अब पेशवा अंग्रेजों के अंडर में आ गया, पुणे के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रख दिया गया। तो ये स्थिति, यानी अब जब पेशवा अंग्रेजों के अंडर हो गया
तो फिर बाकी मराठा सरदारों को टेंशन हुई। अब इन लोगों ने अंग्रेज़ों से युद्ध करना शुरू कर दिया और इसी कॉन्टेक्स्ट में छिड़ा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो शुरू हुआ वो 1803 से 1805 तक चला। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये फर्स्ट था। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 तक चला। तो ये जो एंग्लो मराठा वॉर था, ये इसमें जो था सभी ने अलग अलग बिल्कुल लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई के दौरान सिंधिया को जनरल लेक की सेना ने हराया और दिल्ली के लिए 1803 में एक लसवारी की लड़ाई लड़ी गई और लसवारी की लड़ाई में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा होता था। और अब जो मुग़ल बादशाह थे वो मराठों की बजाय अंग्रेज़ों के पेंशनर हो गए। फिर अलग अलग शक्तियों से इन लोगों ने संधि की। भोसले से देवगांव की संधि हुई थी 1803, दिसंबर 1803 देवगांव की संधि, देव की संधि। तो देवगांव की संधि किससे हुई थी? भोसले से हुई थी, अंग्रेज़ों ने किया और भोसले को अपने अंडर में लेके आए। फिर इसी दिसंबर 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। 1803 में ही सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये जो होती है सिंधिया से। इसी के बाद सिंधिया की ताकत समाप्त हो जाती है, दौलत राव सिंधिया सरेंडर कर देते हैं। बाद में फिर 1804 में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सिंधिया से सहायक संधि कर ली, सब्सिडियरी अलायंस। अब सहायक संधि के बाद सिंधिया अब अंग्रेज़ों के अंडर में आ गए। अब ग्वालियर में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाने लगा और इसी के बाद से जो सिंधिया थे वो अंग्रेज़ों के वफादार बने और इतने वफादार बने कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का फेवर किया और महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ इन लोगों ने मुखबिरी भी की। तो इसके बाद से सिंधिया हमेशा से ही अंग्रेज़ों के संपर्क में आ गए और अंग्रेज़ों का साथ सिंधिया ने कभी नहीं छोड़ा। यानी सिंधिया ने 1804 के बाद कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक, चलिए, तो जब ये दोनों हारे, भोसले और सिंधिया हार गए, तब 1804 में होलकर ने लड़ाई शुरू की। जब होलकर ने लड़ाई शुरू की 1804 में, तो अब एक साथ ही सारे लोग लड़ते तो अंग्रेज हार जाते, लेकिन अलग अलग लड़ रहे थे और होलकर को जनरल लेक ने पराजित किया और होलकर पूरा दिल्ली से लेकर पंजाब तक गए थे। होलकर का पीछा लेक ने पंजाब तक किया था। पंजाब से भी होलकर ने सहायता मांगी थी, लेकिन सिखों ने सहायता नहीं की थी, क्योंकि ऐन मौके पर ये लोग लूटते थे तो इनको कौन मदद करेगा। तो पंजाब से भी होलकर को सहायता नहीं मिली और फाइनली जो मराठा साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न बिल्कुल होके रह गया। तो 1805 तक मराठों की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। अब कुछ ही स्थितियां बची हुई थी, मराठे बस सरवाइव कर रहे थे। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ वो अंग्रेज़ों की तरफ से उसकी पहल होती है और अंग्रेज़ों की तरफ से पहल तब होती है कि जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आता है। हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बन के आया, वो विस्तारवादी नीति का था, वो मराठों को नाम मात्र का देखना नहीं चाहता था, वो भारत में अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता था और उसी ने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा नहीं चला। जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था ये 1817 से 1818 तक चला। तो ये जो एंग्लो मराठा वार था इसको किसने शुरू किया था? हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। हेस्टिंग्स ने ये भारत आया तो इसने क्या किया कि मराठों के ही एक समय पर योद्धा थे जो लड़ाई लड़ने मराठों की तरफ से जाते थे, पिंडारी। तो पिंडारियों का दमन शुरू किया। उसी पिंडारियों के विरुद्ध जो हेस्टिंग्स ने अभियान शुरू किया वहीं से शुरू हो जाता है मराठों से संघर्ष, क्योंकि पिंडारी हमेशा मराठों की तरफ से लड़ाई लड़ते थे। तो मराठों ने अलग आवाज़ उठाई। हालांकि यहाँ भी मराठी सरदार एक नहीं रहे और अलग अलग उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और अलग अलग इन सब लोगों को अलग अलग हरा दिया गया। सबसे पहले ये पेशवा हारते हैं, पूना में संधि होती है 1817। तो ये जो 1817 की संधि होती है, पूना की संधि, जो ये इन्हीं पेशवा बाजीराव सेकंड से होती है, पेशवा से होती है। इसी संधि के तहत पेशवा हमेशा के लिए अपनी पेशवाई छोड़ देते हैं कि अब हम पेशवा नहीं रहेंगे। इन्होंने अपनी अध्यक्षता समाप्त कर दी और इनको 8 लाख रुपया सालाना पेंशन दिया गया और 8 लाख के सालाना पेंशन के साथ इनको कानपुर भेज दिया गया और कानपुर के पास बिठूर में ये रहने लगे।
इन्हीं के बेटे थे नाना साहब। जब इनकी मौत हुई बाजीराव सेकंड, तो इन्हीं के बेटे थे नाना साहब। उनकी पेंशन जो 8 लाख की संधि में फिक्स की गई थी, वो पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। तो 1857 के रिवोल्ट में जो नाना साहब ने भाग लिया वो इन्हीं के बेटे थे। यही पेंशन जो 8 लाख इनको मिलते थे वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ठीक, फिर इसके बाद इनकी जो होलकर से लड़ाई होती है, तो होलकर से मंदसौर की संधि होती है 1818 मंदसौर की संधि। मंदसौर ठीक है। तो होलकर को अलग से पराजित किया और होलकर से संधि की। उसके बाद होलकर ने कभी दोबारा सर नहीं उठाया और फिर मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और जो मराठा के साम्राज्य थोड़ा सा सतारा वाला हिस्सा हटा के शिवाजी के एक सीधे वंशज थे प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को, जो शिवाजी के वंशज थे, उनको मराठों का राज्य सतारा निकाल के सौंप दिया गया, भाई आप वंशज हैं, और पेशवा और मराठा फेडरेशन पूरी तरीके से और हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो ये था मराठों का इतिहास। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और तीनों में अंग्रेज विजयी होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों के विजय का कारण अंग्रेज नहीं थे, मराठा सरदारों की आपसी प्रतिद्वंदिता थी। आपस में लोग उलझे रहते थे, इसी वजह से ये समाप्त होते हैं। तो जो शुरुआती मराठा पेशवाओं ने जो गौरवशाली परंपरा स्थापित की थी, उत्तराधिकार के युद्ध यानी रघुनाथ राव के कारण यहाँ से गड़बड़ी होनी शुरू हुई। हालांकि माधवराव ने काफ़ी संभाला, लेकिन उसके बाद कोई संभाल नहीं पाया और बाजीराव सेकंड की बेवकूफ़ी की वजह से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है और अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत पर अधिकार करने का। ठीक, तो अब अंग्रेजों के साथ भारतीय शक्तियों का जो संघर्ष प्रारंभ होता है। अगले वीडियो में हम लोग सिख साम्राज्य और अंग्रेजों का संघर्ष देखेंगे। तो जब शुरुआत में अंग्रेजों के संघर्ष सभी शक्तियों के साथ होंगे, तब धीरे धीरे करके हम लोग आधुनिक भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।